लीग को कंटिन्यू करने के लिए उनके बेटे सचिन ने भी वो सर नेम की तरह यूज़ करते हैं उसको, सचिन पायलट, बट एक्चुअल में सचिन के पास कोई ऑथराइजेशन नहीं है कि वो एक कमर्शियल पायलट हो या फिर वो एक एयरफोर्स पायलट हो। बस वो अपने फादर का सरनेम यूज़ करते हुए आ रहे हैं। एयरफोर्स में भी जाना चाहते हैं या कमर्शियल पायलट भी बनना चाहते हैं, तो वो कहाँ जाए? क्या हरियाणा में भी कोई ऐसी एविएशन एकेडमी है या द्वारका ही सबसे एक हब है कि भाई वहाँ पे ही सब कुछ हो पाएगा? एक पूरा कमर्शियल पायलट बनने के लिए या फिर टू गेट दैट लाइसेंस इट इज़ समवेयर अराउंड 55 से 60 लाख। लेकिन जैसे आपने कहा, इफ समवन फ्रॉम आर्ट्स और कॉमर्स वांट टू बिकम अ पायलट, पहली जब आपकी जॉब लगती है, क्योंकि पहली जॉब लगती है आपकी 2.5 लाख सैलरी है। हाँ जी सर, स्टार्टिंग सैलरी 2.5 लाख। और तो वो NIOS यानी कि ओपन स्कूलिंग से मैथ्स और फिजिक्स का एग्जाम क्लियर करके और फिर वो ट्रेनिंग कंटिन्यू कर सकता है। केप्ट इट लो क्योंकि मैं चाहता था कि एटलीस्ट जो मेरे लोग हैं हरियाणा के, उन लोगों को थोड़ा कंफर्टेबल फील हो। एटलीस्ट मैं जिस चीज़ में कर सकता हूँ, जो फ्लाइंग स्कूल लेंगे सर वो तो लेंगे ही। तो वी केप्ट इट अराउंड 2.5 लाख सर। पूरा कोर्स की फीस हमने 2.5 लाख रुपए रखी। मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी 2022 से सर जी। और कंप्लीट कब हुआ आपका? मेरी ट्रेनिंग वाज कंप्लीटेड इन जुलाई 2024 सर। नमस्कार, दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है OP वशिष्ठ और आज हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान हैं नुकुल खत्री, जो कि कमर्शियल पायलट हैं और हज़ारों फीट ऊंचाई पर प्लेन चलाते हैं। तो आज हम पायलट ये कैसे बने और हरियाणा के युवा भी पायलट बनने का जो सपना लेके साथ चलते हैं वो कैसे बन सकते हैं, क्या क्या उनको कहाँ पे कोचिंग लेनी होती है और कितना इसमें खर्च आता है और रोमांचक इसमें कितना है, तो हम सब बिंदुओं पे बातचीत करेंगे। तो नुकुल जी, सबसे पहले तो आपका स्टूडियो में स्वागत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद OP जी आपका इस मंच पे हमें बुलाने के लिए, एंड सेइंग फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो टू ऑल द ऑडियंस ऑफ योर हरियाणा टॉक्स। तो सबसे पहले तो हम बात ये करेंगे कि हम हरियाणा के रोहतक में बैठे हैं और यहाँ के जो युवा है वो या तो खेल में जाते हैं या फौज में जाते हैं या पुलिस की नौकरी भी करना पसंद करते हैं। तो आप जो है इन सब से हट के आप पायलट कैसे बने और ये कोई आपने सपना देखा था या किसी से इंस्पायर आप हुए हैं? तो OP जी बहुत फनी इंसिडेंट है मेरा भी ऐसे ही, जैसे कि आपने कहा कि काफ़ी लोग हरियाणा में खेल में जाना चाहते हैं जी। तो इनिशियली मेरा भी वही प्लान था। मैं 2022-21 में ट्रेनिंग करता था भिवानी में शॉर्ट पुट के लिए सर। तो अच्छा, आपकी भी बैकग्राउंड स्पोर्ट्स ही है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं स्पोर्ट्स ही खेलता था और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेला भी हूँ। फर्दर प्लान्स भी थे कि नेशनल तक खेलेंगे सर, बट वही है, डेस्टिनी कुछ और थी। एक्चुअली में मेरे पापा इन 90s में वो जेट एयरवेज को सर्व कर चुके हैं एज अ डिस्पैचर, तो उनका बहुत ज़्यादा मन था कि मेरा बेटा पायलट बने। उनने मेरे को 12th के बाद काफ़ी बार बोला कि पायलट बन जा, बट एक वो पैशन था सर स्पोर्ट्स के लिए और उसी में चाहता था कंटिन्यू करना उसको। लेकिन फिर चीज़ें कुछ ऐसे टर्न अराउंड होगी कि उन लोगों ने मेरे को थोड़ा सा फोर्स भी किया। वो मेरे को हब द्वारका में हब है एविएशन का, वो लोग मेरे को वहाँ ले गए कि आपको किसी से मिलवाना है बस ऐसे करके। और फिर मैं भी ऐसे था, ठीक है चलो किसी से मिलना ही तो है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। मैं स्पेशली अपनी ट्रेनिंग छोड़ के भिवानी से, मेरे को याद है सर मैं बस पकड़ के आता था। तो स्पेशली मैं गया, मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, बट फिर जैसे जैसे चीज़ें चली मेरे को फिर वहाँ उन लोगों ने बताया कि आपको पायलट ट्रेनिंग के लिए छोड़ रहे हैं हम। और उसी दिन आते आते उन लोगों ने मेरा मेडिकल भी करा दिया और उसमें मैं पास भी हो गया सर। सो मतलब एक वो तो हो गया था कि पायलट बन तो सकता है बिकॉज मेडिकली फिट था सर। अच्छा, ये द्वारका का आपने जैसे बताया हब है, ये तो शायद ग्राउंड स्कूल होते होंगे ना यहाँ? हाँ जी सर। सो द्वारका में बेसिकली पायलट्स बनने के लिए एग्ज़ाम देने पड़ते हैं 6। तो वहाँ पे एक हब बना हुआ है जिसमें वो 6 एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए ट्रेनिंग देते हैं सर, मतलब क्लासेस देते हैं सर बेसिकली जी। तो इसमें क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? जैसे 12th तो मिनिमम होनी ही चाहिए, और इसके बाद जैसे कुछ साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए या कॉमर्स आर्ट्स के बच्चे भी पायलट बन सकते हैं? सो सर इसमें 2 चीज़ें हैं। अब देखो, अभी के लिए 12th में फिजिक्स और मैथ्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे आपने कहा, इफ समवन फ्रॉम आर्ट्स और कॉमर्स वांट टू बिकम अ पायलट, तो उनके लिए DGCA अभी करंटली जो एक ऑथराइजिंग बॉडी है हमारी पायलट्स के लिए, उन लोगों ने एक एक्ट बनाया था कि आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे पायलट बन सकते हैं।
बट अभी वो एक्ट ही है सर, वो अभी रूल पास होने में इट विल टेक सम टाइम। लेकिन अगर स्टिल किसी को आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे को पायलट बनना है तो वो NIOS यानी कि ओपन स्कूलिंग से मैथ्स और फिजिक्स का एग्ज़ाम क्लियर करके और फिर वो ट्रेनिंग कंटिन्यू कर सकता है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे ये ग्राउंड स्कूल की जो ट्रेनिंग या कोचिंग आप लेते हैं, ये कितना टाइम लगता है इसमें और खर्चा कितना आता है? सबसे बड़ी बात तो पहले तो ये ना कि जब हम कोई भी कोर्स करते हैं, फील्ड में किसी में भी जाना चाहते हैं, तो पहले हम देखते हैं कि हमारा कोचिंग पे, उन सब ट्रेनिंग पे खर्च कितना आएगा। सर सो इंडिया की डेट में आज एक पूरा कमर्शियल पायलट बनने के लिए या फिर टू गेट दैट लाइसेंस इट इज़ समवेयर अराउंड 55 से 60 लाख, जिसमें कि जो ग्राउंड स्कूल की हम पहले बात कर रहे हैं उसकी कॉस्टिंग जो द्वारका में हब है दैट इज़ अराउंड 4 लाख रुपए, और बचा हुआ जो 55-56 लाख रुपए बच गया वो आपकी फ्लाइंग ट्रेनिंग में जाता है सर। तो मेजॉरिटी पार्ट इज़ ऑन द फ्लाइंग ट्रेनिंग। एग्जाम्स का खर्चा फिर भी स्टिल कंपैरेटिवली बहुत कम है, हार्डली 10% ऑफ द ट्रेनिंग है। जो मेजर खर्चा होता है पायलट बनने के लिए वो फ्लाइंग ट्रेनिंग में होता है सर। तो जैसे आपने बताया ग्राउंड स्कूल तो द्वारका में है, तो ये जो फ्लाइंग स्कूल है ये अपना नॉर्थ इंडिया में है कहीं पे? हाँ जी, नॉर्थ इंडिया में है एक दो फ्लाइंग स्कूल्स, जैसे हमारे FSTC हैं सर भिवानी में, और एक पटियाला में फ्लाइंग स्कूल है। लेकिन कंपैरेटिवली साउथ के नॉर्थ में फ्लाइंग स्कूल्स कम है। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है सर कि एक तो वेदर इतना एडवर्स है हमारे यहाँ कि अगर मान लो बच्चा लेट्स से ट्रेनिंग करना चाहता है तो उसके 6 मंथ ऑफ द ट्रेनिंग तो ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं, जैसे कि फॉग हो जाती है सर, मॉनसून इतना एडवर्स है, बारिश का पता नहीं होता कितने टाइम रहेगी कितने टाइम नहीं रहेगी। तो अगर कोई बच्चा कंपैरेटिवली नॉर्थ और साउथ में कंपेयर करना चाहता है कि कितना टाइम लगेगा, तो नॉर्थ में वही आप 2 साल लेके चलो किसी भी चीज़ का, उसी सेम फ्लाइंग ट्रेनिंग का, जो कि साउथ में आप 1 साल में ईजिली कर लोगे। तो ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि 60 से 70 लाख रुपए खर्च होते हैं इसमें, हाँ जी। तो जब आप एक पायलट बन जाते हैं तो आपकी शुरुआती जो सैलरी होती है वो कितनी है? क्योंकि आप ये बताइए ना कि 50, 60, 70 लाख रुपए खर्च करने की हिम्मत है हमारे हरियाणा का तो परिवार कोई बहुत कम कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें मैं आपको एक क्लियर करना चाहूँगा चीज़ें, जैसे आपने कहा कि 50-60 लाख रुपए लग जाते हैं सर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आज की तारीख में आप ये देखिए, किसी भी आप एक नॉर्मल बीटेक अच्छे कॉलेज से करते हैं तो उसकी प्राइस रेंज भी समवेयर अराउंड 35 से 40 लाख तो है सर, बिल्कुल है। एंड टाइम पीरियड इज़ 4 साल। डॉक्टर बनने के लिए कितने पैसे चाहिए सर? एटलीस्ट 50 लाख। अब तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस भी 50 लाख कर दी है। तो डिफरेंस कहाँ है? अब मैं बताता हूँ, डिफरेंस आता है इन द सैलरीज। जैसे एक MBBS डॉक्टर की स्टाइफन इज 90,000 रुपये सर, और अगर उसने MD भी कर रखी है तो 1.5 लाख तक पहुँचता है सर। लेकिन एक पायलट की इनिशियल सैलरी इज 2.5 लाख सर। अब अगर आप देखो कि अगर कोई हमारे माँ बाप हैं, कोई भी है, वो सरकारी नौकरी करते हैं लेट्स से, तो उनको 10 साल या 12 साल लग जाते हैं 1 लाख रुपए की सैलरी अचीव करने में, जिसमें उनका एक्सपीरियंस भी आ गया सर। तो पहली जब आपकी जॉब लगती है, क्योंकि पहली जॉब लगती है आपकी 2.5 लाख सैलरी है हाँ जी सर, स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग सैलरी 2.5 लाख। और मैक्सिमम कितनी हो जाती है? क्योंकि एक्सपीरियंस के आधार पे ही जैसे इनका ग्रोथ हुआ है इसमें। तो जी सर, सो नेक्स्ट प्रमोशन स्टेज होती है आपकी कैप्टन बनने की सर। तो उसके रिक्वायरमेंट है 1500 घंटे ऑन द एयरक्राफ्ट, और कुछ प्रमोशन के एग्जाम्स क्लियर करके आपकी सैलरी इंडिया में ऑफ अ कैप्टन इज समवेयर अराउंड 6 लाख से 7 लाख रुपए। और इसमें कोई लिमिट्स नहीं है सर। उसके बाद आप चेक पायलट बन सकते हो, या फिर उसके बाद आप मैनेजमेंट में भी आ सकते हो एयरलाइन की, जैसे द VP, OCCs या कोई भी मैनेजमेंट के हैं। तो उनकी सैलरी, अब जैसे मेरे खुद चाचा जी हैं, वो फिलहाल एयर इंडिया एक्सप्रेस में है ऑन द मैनेजमेंट ग्राउंड, तो उनकी सैलरी समवेयर अराउंड 10 से 15 लाख सर। तो अब आप ये देख लो, कोई लिमिट ही नहीं है सर। तो आप स्पोर्ट्स में थे और फिर आपने तो आर्मी में यानी कि एयरफोर्स में आपने जाके पायलट बनने का क्यों नहीं सोचा? आप कॉमर्शियल पायलट क्यों बने? देखिए सर, अब मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, बिल्कुल जो ट्रुथ है कि बच्चे कमर्शियल पायलट क्यों बनना चाहते हैं। ऑब्वियसली एयरफोर्स का कोई कंपैरिजन नहीं है सर, ना फ्लाइंग स्किल्स में, ना उनके डिसिप्लिन लाइफ में, ना उनकी फिटनेस में, किसी भी चीज़ में कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते सर आप। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है सर ऑन द सैलरीज और एक लैविश लाइफ जो एक कमर्शियल पायलट की होती है, जो एक एयरफोर्स पायलट की नहीं होती है सर। ऑब्वियसली एक एयरफोर्स पायलट की लाइफ थोड़ी सी हार्ड होती है, फैमिली से दूर होता है, और थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं सर उनके ऊपर। थोड़ा डिसिप्लिन रहना पड़ता है, एक रूटीन होता है सर उनका, और
द सैलरीज आर वही 50 से 60 हज़ार जो सरकारी जो लोगों की होती हैं, ऑब्वियसली वो बढ़ जाती हैं विद एज, एक्सपीरियंस के साथ। लेकिन आज का यूथ क्या चाहता है, एक लैविश लाइफ सर, हर कोई चाहता है कि हमारे पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, अच्छे लैविश कपड़े पहने हम और अच्छी जगह घूमें। तो ये सब चीज़ें कमर्शियल पायलट को वैसे ही मिल जाती हैं सर। जैसे इफ़ यू आर गोइंग ऑन अ फ्लाइट, आपको 5 स्टार होटल का स्टे फ्री मिलेगा सर, ट्रैवल इज़ फ्री, और इवन अगर आप लेओवर्स पे जा रहे हो फॉरेन में, तो कंपनी आपको कुछ पैसे भी देती है जिससे आप घूम भी सकते हो, और इसके एडिशन में सैलरीज तो मिल ही रही हैं सर। तो हम बात करें कि भाई फॉरेन में या यानी कि विदेश में और भारत में पायलट्स की कितनी डिमांड है? सो करंटली अभी एक रीसेंट ग्राफ लॉन्च हुआ था जिसमें आज भी इंडिया इज़ फेसिंग समवेयर अराउंड 1500 से 2000 पायलट की शॉर्टेज है सर। इफ़ मैं आपको समझाता हूँ कि मेरा लाइसेंस आया था 2024 में, जी, जिसका लाइसेंस नंबर था 2178। सो बेसिकली 2000वां नंबर था सर मेरा। तो अगर आप ये देखो, अभी 2025 भी चल रहा है, तो हार्डली 1000 पायलट्स और आ गए होंगे ऑन अपर मार्जिन लेते हैं अगर जब भी, तो 3000 हुए सर। ऑलरेडी कब से एविएशन चल रही है, जब से लेके आज तक देर आर 3000 पायलट्स, और अभी भी अगर इंडिया 1500 पायलट्स की शॉर्टेज देखो आप कि है अभी भी इंडिया में। करेक्ट। और हम फॉरेन की बात करें तो विदेशों की। फॉरेन का सर कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो जाता है कि फॉरेन वालों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही 1500 घंटे जो हमारे यहाँ कैप्टन का है, तो वो लोग सिर्फ एक्सपीरियंस पायलट्स को ही हायर करते हैं। तो आपने 2022 में कोचिंग की? हाँ जी, मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी 2022 से सर। जी। और कंप्लीट कब हुआ आपका? मेरी ट्रेनिंग वाज कंप्लीटेड इन जुलाई 2024 सर। अच्छा, इसका लाइसेंस कहाँ से लेना होता है, कैसे ये होता है? सो हमारी एक डायरेक्टरेट बॉडी है, दैट इज DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो ये सब चीज़ें देखता है वो, पायलट्स की मेडिकल्स, उनके एग्जामिनेशंस, उनके डॉक्यूमेंट्स, पेपर वर्क, एवरीथिंग जो DGCA देखता है। आपको बस जो रिक्वायरमेंट्स है वो मीट करनी होती हैं और सब चीज़ें अपलोड करनी होती हैं। फिर DGCA उनको क्रॉस चेक करता है एंड देन ही अप्रूव्स योर लाइसेंस। तो आपने ये जो ट्रेनिंग के दौरान जो फ्लाइंग स्कूल है, वो कितनी हाइट तक आपको लेके जाते हैं प्लेन? सो ट्रेनिंग पायलट्स की लिमिट होती है सर 10,000 फीट, क्योंकि एक रिक्वायरमेंट होती है, एक रेगुलेशंस होती है कि 10,000 फीट से अगर आप ऊपर फ्लाई करते हो तो आपके पास एडिशनल ऑक्सीजन होनी चाहिए जहाज़ के अंदर। लेकिन वो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट्स में होती नहीं है। सो दैट इज़ वाई हमारी लिमिट 10,000 फीट है। ऑब्वियसली जो हम जहाज़ उड़ा रहे हैं वो उससे ऊपर भी जा सकता है, लेकिन ऑक्सीजन ना होने की वजह से वी कैन फ्लाई टिल 10,000 फीट ओनली। उसके बाद जब आप बड़े एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग करते हैं तो यू कैन गो इवन हायर। तो और जो कमर्शियल जो प्लेन होते हैं, ये कितनी हाइट तक जाते हैं? सो जिस पे मैं रेटेड हूँ सर, आई एम रेटेड ऑन A320 एयरबस। सो उसकी सर्विस सीलिंग होती है। सर्विस सीलिंग इज बेसिकली जहाँ तक जहाज सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। सो दैट इज 39,800 फीट, मतलब लगभग 40,000 फीट तक जहाज उड़ सकता है सर। जब आपने फर्स्ट टाइम प्लेन में जब बैठे और उसको आपने जब हाइट पे ले जाना शुरू किया, तो कैसा लगा आपको? डर नहीं लगा? सो पहली होती है एक फेमिलियर फ्लाइट होती है हमारी, फैम फ्लाइट, जी। जिसमें आपका इंस्ट्रक्टर होता है आपके साथ, वो आपको एक्सपोजर देता है कि ऐसा ऐसा आपके साथ हो सकता है। तो उसमें वो एक आपको मैक्सिमम मनूवर्स करा के दिखाते हैं कि कितना मैक्सिमम टर्न कर सकते हैं, कितना ऊपर खींच सकते हैं, कितना नीचे जा सकते हैं। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है पहले दिन के हिसाब से ही। कोई भी अगर बंदा होगा जो नहीं एक्सपोज है इस चीज़ के लिए और वो फर्स्ट डे जाएगा जहाज़ में बैठेगा और ये सब मनूवर्स करेगा, तो उसके लिए एक हल्की सी अजीब सी फीलिंग होती है और वो डरता भी है। लेकिन जैसे जैसे आप ट्रेनिंग करते जाते हो चीज़ें कंफर्टेबल होती है और फिर मज़ा आने लगता है सर। डर निकलने लग जाता है। डर निकलने लग जाता है, करेक्ट। तो नुकुल जी, आप प्लेन में बैठे कब? सो फर्स्ट टाइम सर जब हम ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे, तो मैंने फ्लाइंग ट्रेनिंग की थी महाराष्ट्र से। सो फर्स्ट टाइम मैंने एयरक्राफ्ट में जब भी ट्रैवल किया था, और मैं इतना एक्साइटेड था कि अभी तो मैं पहली बार इसमें ट्रैवल कर रहा हूँ और उसके बाद फिर मेरे को खुद जहाज़ उड़ाना है वही सेम। सो एक वो बहुत अच्छी फीलिंग थी। तो मतलब पहली बार ही बैठे और पहली बार ही आपने ट्रेनिंग शुरू करवाई? हाँ जी बिल्कुल, मतलब पहली बार मैं ट्रेनिंग के लिए ही गया था और इसीलिए ही बैठा था। तो कोई ऐसा कोई रोमांचक पल आपके उसमें इस दौरान आया ट्रेनिंग के दौरान कि आपको लगा कि आज तो बस दुनिया का जो मैंने सपना देखा था वो मेरा पूरा हो गया? सर सपना पूरा हो गया था। हर पायलट के लिए उसकी फर्स्ट सोलो फ्लाइट होती है जो बहुत स्पेशल होती है और वो हमेशा याद रखता है। सोलो फ्लाइट होती है सर, अगर जो ऑडियंस बिल्कुल लेमैन की तरह देख रही है उनके लिए बता देता हूँ मैं। सोलो फ्लाइट इज़ आपका चेक होता है और अगर आप उसमें पास हो जाते हो तो आपका इंस्ट्रक्टर जहाज़ से उतर जाता है और आपको उस जहाज़ में अकेले फ्लाई करना होता है।
पहली बार लाइफ में, अकेले? बिल्कुल अकेले, क्योंकि आपने चेक पास किया है और अब आपकी ट्रेनिंग फर्दर सोलो ही होगी। आपको खुद ही जहाज में घंटे बिल्ड करने अकेले। तो वो थोड़ा डर भी लगता है कि पहले तो एक इंस्ट्रक्टर था, कुछ अगर गलत हो तो वो संभाल लेगा, लेकिन वो एक्साइटमेंट भी थी कि अब अकेला फ्लाई करूँगा, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हाथ में होगी। और जैसे ही इंस्ट्रक्टर उतर जाता है, जहाज़ फील्स लाइक इट इज़ क्वाइट बिगर और बहुत हल्का लगने लगता है। और जैसे ही आप टेक ऑफ करते हो तो आप राइट में देखते हो, क्योंकि ट्रेनिंग आप करते हो जब, तो आपको ऐसा फील होता है टेक ऑफ करते आप अपने इंस्ट्रक्टर को देखते हो कि हाँ कोई है। लेकिन फर्स्ट सोलो फ्लाइट में आप देखते हो कि कोई भी नहीं है, और अब आपको जो करना है वो खुद ही करना है। इसमें एक थंब रूल हमें सिखाया जाता था कि ऑब्वियसली बच्चा डर के नई चीज़ें करने की कोशिश करता है, लेकिन हमें सिर्फ यही बताया जाता था जो सिखाया है वो करो, कुछ भी नहीं होगा। तो आपने वही किया? बिल्कुल सर, सेम प्रोसीजर फॉलो किया। एटलीस्ट फर्स्ट इनिशियल फ्लाइट में तो बहुत डर लगता है, जो फर्स्ट सोलो फ्लाइट होती है। तो जब आपने वो टेक ऑफ किया तो आपने राइट साइड में देखा? बिल्कुल सर, सेम, बिल्कुल सेम फीलिंग थी। मैंने राइट साइड में देखा कि मेरी राइट सीट में कोई भी नहीं है। तो वो जो पल था वो कैसा था? मतलब बहुत ज़्यादा डर लग रहा था? नहीं सर, डर कम लग रहा था, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि सर्किट करने होते हैं सर। टेक ऑफ किया, डू अ सर्किट एंड अगेन कम बैक फॉर लैंडिंग। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं पहुंच भी जाऊंगा वहां तक क्योंकि पहली बार कर रहा था ऐसी कोई चीज़। ऑब्वियसली चेक्स दिए हैं, खुद फ्लाई किया है, लैंडिंग भी की है, लेकिन वही एक एक्स फैक्टर होता ही है सर कि कोई था पहले और अब कोई नहीं है। बहुत नर्वस एक्साइटमेंट होती है सर, एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप उस चीज़ को कि वो कैसे होती है। जो उस जहाज में बैठा है, जो वो कर रहा है, वही समझ सकता है उसको। तो रील भी बनाई आपने? नहीं सर, वो एक्चुअली ट्रेनिंग में मोबाइल अलाउड नहीं होता है। ओके। वो आपको क्योंकि वो होता है ना कि भाई सबसे पहले तो जब अपना जो एक्सपीरियंस फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है तो उसके आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो पहले रील बनाएगा या बनवाएगा किसी करेक्ट, से। करेक्ट। तो ऐसा कभी दिमाग में भी नहीं आया होगा? नहीं, दिमाग में आता था, बट हमारा जो फ्लाइंग ट्रेनिंग का बेस था उसमें मोस्टली इंस्ट्रक्टर्स इग्रुआ से थे, जो एक एयरफोर्स स्टेशन भी है। तो थोड़ी स्ट्रिक्टनेस थी, हमारे फ़ोन सबमिट करके जाना पड़ते थे हमें, ताकि आप ऊपर फ़ोन में ध्यान ना हो जाए। ऑब्वियसली सर, हाईली रिस्पॉन्सिबल जॉब है। आप गाड़ी तो चला नहीं रहे हो कि साइड में रोक लो, कुछ दिक्कत होगी तो। हवा में आपको रिस्पॉन्सिबल रहना ही पड़ता है सर। तो जब आपका एक वो टैग मिला कि आप कैप्टन हो गए हैं, तो आपकी वो कैसा लगा? वो जैसे कैप्टन की एक आती है ना कि अलग से कि कैप्टन नुकुल। करेक्ट सर, बहुत अच्छा लगता है जब आपके नाम के सामने कोई भी टैग लगता है, डॉक्टर लगता है या कैप्टन लगता है, तो और अच्छा लगता है। जिस फील्ड में आपने मेहनत की है, फिर वो टैग कैरी करते हो आप। मैं आपको सच बताता हूँ, ट्रेनिंग के दौरान आप इतने फ्रेंडली हो जाते हो चीज़ों के साथ, आपको एयरक्राफ्ट में एंड तक आते आते इतना मजा आने लगता है कि जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हो तो फिर आप उन चीज़ों को मिस करते हो कि काश मैं इसी चीज़ को थोड़ा और स्लो कर लेता, खींचता नहीं, एक्सटेंड नहीं करता या फोर्स नहीं करता कि मेरी फ्लाइंग जल्दी कराओ जल्दी कराओ। हर पायलट ही फील करता है सर, हर पायलट, कि मेरा ट्रेनिंग फेज कभी खत्म ही ना हो, क्योंकि वो बेस्ट मोमेंट्स होता है सर उस टाइम के। तो आपका कोई रोल मॉडल भी है पायलट जिसका आपने सोचा कि मैं ऐसा पायलट बनना चाहता हूँ, या किसी का नाम सुना हो आपने ऐसे? सो रोल मॉडल तो आज सच कोई नहीं, क्योंकि सर मैं था ही नहीं एविएशन में। जैसे मैंने आपको बताया, मैं स्पोर्ट्स में ही था। तो हम तो अपना आइडल अपने उन कोच सब को भी मानते थे कि वही है हमारा आइडल। लेकिन फिर फर्दर ऑन चीज़ें जब जैसे स्टार्ट हुई, तो एक गौरव तनेजा करके हैं जिनको हम देखते थे, क्योंकि फिटनेस में भी बहुत इंटरेस्ट है सर मेरा। तो वो बॉडी बिल्डर भी थे, एक यूट्यूबर भी थे, और साथ ही साथ पायलट भी थे। तो बस एक उनको देखता था सर मैं, एज अ रोल मॉडल तो नहीं देखता था, बट स्टिल उनको हम देखते थे कि ये पर्सन है एक जो पायलट भी है और फिटनेस भी बहुत अच्छी करता है साथ साथ। देश के प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी भी पायलट थे। जी जी सर। तो उनके बारे में कभी सुना था आपने कि वो पायलट? पहले तो नहीं पता था, लेकिन जब फील्ड में घुसे तो धीरे धीरे आइडिया लगने लगा कि राजीव गांधी जी के पास भी एक कमर्शियल पायलट लाइसेंस था और वो इंडियन एयरलाइंस को सर्व करते थे। ऐसा मैंने पढ़ा था उनके बारे में, बट ज़्यादा कोई डीप नॉलेज नहीं है सर। तो राजस्थान से भी एक नेता रहे हैं राजेश पायलट। हाँ जी। और उनके बेटे हैं सचिन पायलट। तो क्या राजेश पायलट भी वो पायलट थे और सचिन भी पायलट थे, या ऐसा उनके फादर का नाम था इसलिए इन्होंने अपना नाम? तो सर राजेश पायलट जी एक एयरफोर्स पायलट थे जो एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट फ्लाई करते थे। लेटर ऑन पॉलिटिक्स में आए जब वो, तो उन्होंने अपना सेम पायलट का नाम ही सोचा कि मैं इसको पॉलिटिक्स में लाऊंगा और एक फैक्टर मिल जाएगा मेरे को। पॉलिटिशियंस ऑब्वियसली सोचते हैं। तो सेम लीग को कंटिन्यू करने के लिए उनके बेटे सचिन ने भी वो सरनेम की तरह यूज करते हैं उसको, सचिन पायलट। बट एक्चुअल में सचिन के पास कोई ऑथराइजेशन नहीं है कि वो एक कमर्शियल पायलट हो या फिर वो एक एयरफोर्स पायलट हो, बस वो अपने फादर का सरनेम यूज करते हुए आ रहा है। तो हरियाणा से भी कोई आपका ऐसा एक कोई बहुत नेम फेम वाला कोई पायलट का नाम सुना है आपने कभी?
एक मेरे को उनका पूरा नाम तो नहीं पता, एक कैप्टन ढाका करके बहुत फेमस है हमारे एविएशन में, वो अपनी बोल्डनेस के लिए जाने जाते हैं सर। मतलब इट इज़ ट्रूली सेड, कमर्शियल लाइन में ऑब्वियसली आप कुछ ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते जो आउट ऑफ द सिलेबस हो। जैसे एयरफोर्स वाले पायलट जैसे फ्लाई करते हैं हम वैसे नहीं कर सकते, हमारे ऊपर बहुत लिमिटेशंस होते हैं सर, कि एयरक्राफ्ट की लिमिटेशंस है या फिर जो भी है पैसेंजर्स को कंफर्टेबल के लिए होता है सर मेन तो। लेकिन फिर भी एडवर्स वेदर में कैप्टन ढाका, मैंने एक ऐसा नाम सुना है कि सब एयरलाइंस ऐसे बोलती हैं कि अगर कोई एडवर्स वेदर है तो जहाज़ लैंड नहीं हो पा रहे लेट्स से, तो सब यही बोलते हैं कोई नहीं कैप्टन ढाका वो अपने आप लैंड करा लेंगे। मतलब या तो वो अब उनका नॉर्थ साइड का एक फैक्टर मान लो सर, या कोई भी चीज़ मान लो, बट वो बहुत बोल्ड है। तो उनसे मुलाकात हुई आपकी? नहीं सर, कभी मीटिंग नहीं हुई पाई। मतलब उसके बारे में सुना है या हाँ जी, जैसे मैंने बहुत किसी ने सुना बताया? उनके बारे में। हाँ जी। और अच्छा, अब ये बताइए कि जैसे हम हरियाणा में बैठे हैं, तो हरियाणा के युवा कोई पायलट बनना चाहते हैं, एयरफोर्स में भी जाना चाहते हैं, कमर्शियल पायलट भी बनना चाहते हैं, तो वो कहाँ जाए? क्या हरियाणा में भी कोई ऐसी एविएशन एकेडमी है, या द्वारका ही सबसे एक हब है कि वही वहाँ पे ही सब कुछ हो पाएगा? सर अभी इसी बात के लिए हमने फिर वी स्टार्टेड आवर ओन एविएशन अकेडमी, एपल्टन एविएशन अकेडमी। तो इसका रीज़न यही था सर कि जब मैं यहाँ से ट्रेनिंग करने के लिए द्वारका गया तो मैं ऐसे सोचता था कि हरियाणा से कौन ही बनने जाएगा पायलट, जेन्युइनली स्पीकिंग सर। लेकिन जब मैं वहाँ गया, सिर्फ मेरे बैच में मेरे को मिले 4 बच्चे रोहतक से। फिर मेरे को रियलाइजेशन हुई, फिर मैं फ्लाइंग के लिए गया सर। वहाँ पे भी मोस्टली नॉर्थ के लोग हैं, जो हमारे CFIs हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं DGCA में, जी। वो भी नॉर्थ के ही हैं। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि अगर मैक्सिमम ऑफ द पॉपुलेशन नॉर्थ हरियाणा पंजाब की है तो फिर हब दिल्ली क्यों है? एक भी फ्लाइंग स्कूल या ग्राउंड स्कूल हरियाणा में क्यों नहीं है? ग्राउंड स्कूल तो है ही नहीं सर, फ्लाइंग स्कूल तो 2-3 मैंने बताया आपको, बट ग्राउंड स्कूल एक भी क्यों नहीं है? तो यही रीज़न था एपल्टन एविएशन अकेडमी को खोलने का सर, कि बच्चे वहाँ ना भागें, घर की घर में पास में ट्रेनिंग कर सके। एटलीस्ट माँ बाप को भी ये होता है कि बच्चा पास है और अभी ट्रेनिंग कर रहा है, ऑब्वियसली उनको फ्लाइंग के लिए तो जाना ही जाना है, उसका तो कोई इलाज ही नहीं है सर। लेकिन जब तक वो अपने घर के पास रह के एग्जाम्स क्लियर कर सकता है कंफर्टेबली, यही मोटिव था सर मेन तो। तो ये जो एपल्टन एविएशन एकेडमी है, आपने रोहतक में स्टार्ट की है? हाँ जी सर। और इसको कौन रन करता है एकेडमी को? सो द फाउंडर जो है एपल्टन एविएशन अकेडमी के, वो दिनेश खत्री हैं, मेरे पापा हैं। आई एम द डायरेक्टर और फैकल्टी में भी हूँ सर, मैं टीचिंग में भी हूँ। और हमारे पास 1-2 इंस्ट्रक्टर्स और भी हैं, कैप्टन सौमिल तरन है जैसे, वो MP से हैं, वो हमारे साथ जॉइंट हैं और वो टीचिंग में काफ़ी एक्सपीरियंस है सर। तो एकेडमी जो है वो आपकी ओपन हो चुकी है? हाँ जी सर, वी आर स्टार्टिंग आवर फर्स्ट ऑफलाइन बैच फ्रॉम 15th अप्रैल, क्योंकि 12th के बाद ही मोस्टली बच्चे आते हैं, और फिर 12th का सेशन खत्म होने के बाद भी बच्चों को थोड़ा टाइम चाहिए होता है कि हम थोड़ा भी पेपरों से फ्री हुए हैं तो थोड़ा रिलैक्स करें, तो इसलिए वी केप्ट इट मिड ऑफ अप्रैल। तो जो आपकी ट्रेनिंग है एकेडमी में, वो कितना टाइम लगेगा? और जैसे स्टार्टिंग में जो फीस आप लोगों ने रखी है वो क्या है? सो सर टाइम पीरियड तो ऐसा होता है, एक तो पहली बात तो ऑब्वियसली बच्चे के कैलिबर के ऊपर होता है कि वो कितना आउट परफॉर्म कर सकता है या कितनी चीज़ों को लर्न कर सकता है और मतलब क्रैम कर सकता है बेसिकली। लेकिन जो बेसिक सिलेबस कवरिंग का पार्ट होता है वो 5 से 6 महीने में पूरा हो जाता है, 6 के 6 एग्जाम्स का। और इसमें मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा, जो भी लोग देख रहे हैं आपके थ्रू, इसमें मैथ्स फिजिक्स चाहिए, लेकिन वो पढ़नी नहीं है सर। जो सब्जेक्ट्स हैं 6 के 6 वो टोटली डिफरेंट है। जैसे वैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। द सब्जेक्ट्स हैं, फर्स्ट इज आर नेविगेशन। नेविगेशन सब लोगों को पता है, गूगल मैप सर। जैसे क्या करता है गूगल मैप, A से B बताता है सर कैसे जाना है। वही चीज़ें आप एयर में कैसे करोगे वो पढ़ना है सर। दूसरा आता है मीटियोलॉजी, जैसे वेदर के बारे में पढ़ना है सर। ऑब्वियसली अगर जहाज़ उड़ा रहे हो तो क्लाउड्स के बारे में तो पता होना चाहिए। तो दूसरा टॉपिक ऐसे है, ऐसे ही 6 के 6 सब्जेक्ट्स ऐसे ही हैं सर। ना किसी को मैथ्स फिजिक्स पढ़नी है। ऑब्वियसली बच्चों का कंसर्न रहता है कि साइन थीटा कॉस थीटा यूज में कहाँ आते हैं, लेकिन वो पढ़ने ही नहीं है सर। आप वो ही पढ़ोगे जो आपको काम आएगा जहाज उड़ाने में। अच्छा, बहुत मुश्किल नहीं है कि आपका जो ये 6 स्टेप आपने बताए, ये मुश्किल नहीं है? सर ऐसा बोलना गलत है कि मुश्किल नहीं है। ऑब्वियसली एज ए पायलट मैं टिल डेट भी अगर मैं बोलूँ, कोई भी अगर मेरे को छोड़ के किसी भी बहुत एक्सपीरियंस कप्तान को भी ले लो आप, उसको भी टिल डेट पढ़ना पड़ता है, क्योंकि नई नई चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। एयरक्राफ्ट है सर, हर डे अपडेट होता है, हर दिन चीज़ें नहीं होती हैं और हर दिन सिचुएशन भी नहीं होगी। ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट इतनी नहीं है सर। ऑब्वियसली अगर आपका इंटरेस्ट है और उसको हॉबी की तरह ट्रीट करोगे तो वो इजी भी लगेंगी। ऐसा नहीं है सर कि कोई भी आ जाओ पढ़ लो, नहीं होगा तो कोई नहीं, हो जाएगा।
तो फीस का स्ट्रक्चर क्या रखा आपने? 6 महीने का, 5 सो सर महीने का? मेरा यही एम था कि जैसे द्वारका अगर हब है तो बच्चा द्वारका जाता है तो ऑब्वियसली सर बाहर रहेगा घर से तो खर्चा ऑब्वियसली वैसे ही बढ़ जाता है। हम भी रहते थे तो 30-40 हज़ार रुपये सर आज के टाइम में किसी भी बच्चे के कहीं नहीं गए सर, रहना खाना सब मिला के। और वहाँ पे ट्रेनिंग कॉस्ट भी वॉज मच हायर। जो आज की डेट में ट्रेनिंग कॉस्ट मैंने आपको बताया 4 लाख रुपये सर, किसी भी अकेडमी में, वेल नोन अकेडमी सर जो अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करते हो। तो आई केप्ट इट लो क्योंकि मैं चाहता था कि एटलीस्ट जो मेरे लोग हैं हरियाणा के उन लोगों को थोड़ा कंफर्टेबल फील हो। एटलीस्ट मैं जिस चीज़ में कर सकता हूँ, जो फ्लाइंग स्कूल लेंगे सर वो तो लेंगे ही। तो वी केप्ट इट अराउंड 2.5 लाख सर, पूरा कोर्स की फीस हमने 2.5 लाख रुपए रखी है। अच्छा ये बताइए कि जैसे आपने ग्राउंड जो कोर्स किया, फिर ग्राउंड स्कूल है, फिर उसके बाद फ्लाइंग स्कूल है, क्या उसके बाद जॉब की गारंटी है? जॉब की गारंटी एज सच तो कोई देता नहीं है सर देखो, लेकिन मैं आपको इस चीज़ में समझाना चाहता हूँ कि लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ कमर्शियल पायलट बनने के बाद आप सिर्फ एयरलाइन में भागो। इसमें 2-3 ऑप्शन होते हैं सर। जैसे पहला तो होता है एज ए इंस्ट्रक्टर, जैसे आपने जहाँ से फ्लाइंग करी है आप वहीं पे ही जॉब ले लो और वहीं पे बच्चों को सिखाने लग जाओ। एक इंस्ट्रक्टर की सैलरी आज की डेट में एक एयरलाइन पायलट से भी ज़्यादा है सर। कितनी है? एक इंस्ट्रक्टर की सैलरी स्टार्ट्स फ्रॉम मतलब एज ए कमर्शियल पायलट सिर्फ आपने सिर्फ सीपीएल किया है सर उस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे वो आपको 2 से 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं। लेकिन अगर आप सेम देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि एयरलाइन पायलट की सैलरी 2.5 लाख रुपए है, लेकिन उस एयरलाइन पायलट तक पहुंचने के लिए भी आपको कम से कम 1 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। उसमें भी एक्सपेंडिचर होता होगा सर ऑब्वियसली, लेकिन सिर्फ कमर्शियल पायलट सिर्फ लाइसेंस के बेस पे सबसे ज़्यादा सैलरी आपको एक इंस्ट्रक्टर के तौर पे मिल सकती है सर। तो आप मतलब यह है कि आप जहाज़ उड़ाते भी हैं और आपका मकसद ये है कि जो हरियाणा के युवा जो उड़ान भरना चाहते हैं, हवा में घूमना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं हवा से, तो आप उनको ट्रेनिंग भी देंगे? करेक्ट सर। सो मेन मोटो यही था कि मैं भी एक यंग जनरेशन से आता हूँ सर, तो आज के यूथ की डिमांड क्या है सर, वो एमबीबीएस और आईआईटी से बोर हो चुके हैं सच्ची में। क्योंकि हर माँ बाप ये चाहते हैं या तो बीटेक करा दो या एमबीबीएस करा दो। लेकिन सर आप भी छोटे थे जब, आपने भी कभी तो सोचा होगा, हर कोई सोचता है कि मैं पायलट बनूंगा या जहाज उड़ाऊंगा, बस ऐसे सोचते तो हैं ही सर। एक बार तो हर कोई सोचता है कि मैं पायलट बनूंगा, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि वो पायलट बनना कैसे है। इसलिए भी शायद कुछ लोग इस चीज़ को स्किप कर जाते हैं और फिर वही जो चल रहा है भेड़ चाल की तरह उसमें घुस जाते हैं सर। तो मेरा मोटो यही था, जो लोग भी चाहते हैं या पैशनेट है इस चीज़ को करने के लिए, एटलीस्ट उन लोगों को मैं एक सुविधा दे सकूँ रोहतक में सर या हरियाणा में सर। तो लास्ट हम सवाल करेंगे आपसे कि एक पायलट होता है वो बहुत स्मार्ट होता है, फिटनेस हम देखते हैं तो बहुत लाजवाब होती है, तो इसके लिए कुछ जिम विम कंटिन्यूस करना होता है या वैसे ही स्मार्ट होते हैं बंदे वहाँ? नहीं सर, ऑब्वियसली मेडिकल्स होते हैं हमारे हर साल जो एयरफोर्स कंडक्ट करता है, तो वो बहुत टफ होते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आपको उसको पास करना ही है तो फिट तो रहना ही पड़ेगा सर, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप उसको छोड़ दोगे तो आपको फेल कर देंगे और फिर आप नेक्स्ट डे फ्लाई नहीं कर पाओगे। सो सिंपल सी बात है, अगर कोई स्मार्ट नहीं भी रहना चाहता उसको भी रहना पड़ेगा सर। तो आप डेली जिम जाते हो? हाँ सर, लगभग एवरेज 5 से 6 दिन इन अ वीक। तो दोस्तों आज हमारे स्टूडियो में थे कैप्टन नुकुल खत्री जो कि रोहतक के इस्माइला गांव से हैं और एविएशन में इन्होंने अपना करियर बनाया और अब हरियाणा के युवाओं को भी गाइडेंस दे रहे हैं कि वो भी अगर पायलट बनना चाहते हैं, कैप्टन बनना चाहते हैं, तो वो कहाँ से ट्रेनिंग करे, कितना उसमें खर्च आएगा और फिर कितनी उनकी सैलरी हो सकती है। तो हमने नुकुल से बातचीत की, बहुत ही साधारण शब्दों में हमने बातचीत की ताकि हर युवा या उनके जो अभिभावक हैं वो अच्छे से समझ सकें कि पायलट बनता कैसे है। तो नुकुल जी आपने हमें समय दिया स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।